नमस्कार दोस्तों, आज अपने सेकंड ग्रेड में जो नई कहानी लगी है उसके बारे में पढ़ेंगे। पटक से नहीं होगा। यह हेतु भारद्वाज के एक श्रेष्ठ कहानी है जो सर्वथा नए शिल्प में लिखी गई है। नाटक के आचार्यों ने नाटक के कथानक की 5 कार्य अवस्थाएं मानी है। प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियतार्थ और फलागम। इन कार्य अवस्थाओं में नाटक के कथानक का विकास होता है। यह कहानी भी इन कार्य अवस्थाओं में विभक्त कर लिखी गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत एक पराधीन देश था। 1947 में स्वतंत्रता मिली और भारत ने प्रजातांत्रिक शासन पद्धति को अपनाया। ग्रामीण विकास में ग्रामीण जीवन में लोकतंत्र ने किस तरह परिवर्तन किए और ग्रामीण जीवन चालाकी और भ्रष्टाचार ने किस प्रकार प्रवेश किया, इसका जीवन चित्रण इस कहानी में हुआ है। आज़ादी से पहले गांव में मुखिया का दबदबा होता था। उसका चयन पितृसत्तात्मक पद्धति से होता था, अर्थात मुखिया का बेटा मुखिया। और लोकतंत्र में हमें नेताओं का चुनाव करने का अवसर प्रदान किया। इस कहानी में रामेनर नामक गांव है। इस गांव का नाम विशेष अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है पेपर में कि कौन सा गांव है। ठीक है। जिसका मुखिया लोकतांत्रिक पद्धति का दुरुपयोग करता है और सत्ता को अपने हाथ में ही रखने में समर्थ होता है। पंचायत के हर चुनाव में वह नए नए हथकंडे अपनाता है और अपने ही पुत्र को प्रधान बनाने में सफल हो जाता है। वह चुनाव में नए नए हथकंडे अपनाकर चालाकी से चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में कर लेता है। इस प्रक्रिया में उसके पुत्र का पुत्र प्रधान चुना जाता है। फिर क्या लोकतंत्र आया? बस यही इस कहानी की सबसे बड़ी बात है। कहानी के अनुसार चुनाव द्वारा सत्ता का हस्तांतरण एक नाटक भर है, जिसमें गांव का प्रभावशाली आदमी अपने संसाधनों से चुनाव परिणाम अपने पक्ष में कर लेता है। इस प्रक्रिया ग्रामीणों पर किए जाने वाले अत्याचारों का बड़ा संजीव वर्णन कहानी में हुआ है। कहानी का पूरा परिवेश गांव है तथा इसकी भाषा भी कथानक के अनुरूप है। ठीक है, वैसा ही भाषा बोलते हैं। क्षीण कथानक होते हुए भी कहानी बड़ी रोचक, ठीक है, शिल्प के कारण पाठक पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। पटाक्षेप नहीं होगा। क्षमा करे, इस कहानी में कोई पात्र नहीं है, क्योंकि यह एक गांव की कहानी है जो आज़ादी मिलने से पहले भी एक गांव था और आज़ादी मिलने के बाद भी एक गांव ही है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो यह गांव भी आज़ाद हो गया, क्योंकि इस गांव के लिए किसी अलग आज़ादी की ज़रूरत नहीं थी। पूरे हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था बदली तो इस गांव की शासन व्यवस्था बदल गई, क्योंकि इस गांव के लिए भी किसी अलग तरह की शासन व्यवस्था की ज़रूरत नहीं थी। आज़ादी मिलने से पहले सरकारी कागजों में इस गांव का हुलिया कुछ इस तरह लिखा जाता था। मौजा रामेनर, डाक खाना थारह, परगना जेवर, थाना जेवर, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर, यूनाइटेड प्रोविंस। जबकि आज़ादी मिलने के बाद यह हुलिया इस तरह लिखा जाने लगा: ग्राम पोस्टर रामेनर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। आज़ादी ने इस गांव के हुलिये को कितना तब्दील कर दिया, क्योंकि सारे देश के गांवों का हुलिया बदल गया था। आज़ादी मिलने से पहले रामेनर गांव की शासन व्यवस्था मुखिया के हाथ में होती थी। सारा गांव मुखिया की आज्ञा अनुसार चलता था। गांव का मुखिया गांव के एक ही ठाकुर परिवार का व्यक्ति हुआ करता था। यही परंपरा थी।
प्राय उसी परिवार की नई पीढ़ी का कोई पुत्र पिता के मरने पर मुखिया बन जाया करता था। इस परंपरा का कभी किसी ने विरोध नहीं किया, न तो इसका विरोध करने की किसी ने आवश्यकता ही समझी और न विरोध करने की हिम्मत ही जुटा पाया। पर आज़ादी मिलने के बाद भारत में एक संविधान लागू हुआ जो समूचे देश में एक समतावादी समाज स्थापित करने के लिए बनाया गया था। जाहिर है कि रामेंद्र गांव में भी समतावादी समाज की स्थापना होनी थी, क्योंकि भारत की आत्मा तो रामेंद्र जैसे गांव में ही निवास करती है और इस गांव के हिस्से में भी उस आत्मा का कोई छोटा सा हिस्सा तो आता ही होगा। आबादी से पहले गांव में ठाकुरों का राज था, क्योंकि मुखिया ठाकुर ही होता था, इसीलिए ठाकुरों का ठसक था। ब्राह्मण उनके लिए पूज्य थे और वे ठाकुरों की पुरोहित करते थे। चमार, कोली, धीवर, कुम्हार, धोबी, भंगी आदि जातियों के लोग तो ठाकुरों के लिए रियायत थे। उनका काम ठाकुर ब्राह्मणों की टहल करना होता था। वे लोग ठाकुर ब्राह्मणों की टहल करने या कहिए उनके अत्याचारों को सहन करना ही अपना भाग्य मानते थे। यह क्रम कब से चला यह तो मुझे पता नहीं, पर इतना तय है कि यह सब तभी से चला होगा जब से इस गांव को जन्म हुआ होगा। मैंने पहले ही कहा कि एक गांव की कहानी और इसमें कोई पात्र नहीं, पर जो लोग इस कहानी में विद्यमान हैं उन्हें इसी गांव के कैसे कहूँ। वैसे वे लोग इस गांव के हिस्से भर हैं। रामेंद्र गांव की यह कहानी एक अनवरत चलने वाला नाटक है, पर यह नाटक नहीं है, कहानी है। इस नाटक की शुरुआत भारत की आज़ादी मिलने के बाद शुरू हुई थी और नाटक बराबर चल रहा है, बिना किसी पटाक्षेप के, यानी कि पर्दा गिना बिने। पटाक्षेप का अर्थ होता है प्रारंभ। तो हिंदुस्तान के आज़ाद होने के साथ ही रामेंद्र गांव भी आज़ाद हो गया। गांव में स्वराज्य आने के साथ ही समतावादी समाज की स्थापना होने लगी थी। गांव में एक प्राथमिक पाठशाला खुल गई थी। अब तक गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए 3 कोस दूर थोड़े के स्कूल में जाना पड़ता था। एक अदद डाकखाना भी गांव में खुल गया था। मौरूसी किसान लगान का 10 गुना जमा कराकर जमीन के मालिक बन गए थे। अब तक वे जमींदार की जमीन के काश्तकार भर थे। उन्हें जमीन पर मालिकाना हक नहीं था, इसीलिए जमींदार उन्हें चाहे जब बेदखल कर देता था। गांव का मुखिया परिवार का जमींदार था, पर अब 10 गुना जमा कराने के बाद सारे किसान जमीनों के स्वामी बन गए थे। गांव में चकबंदी हो गई थी और किसानों के बिखरे खेत अब चकों में बदल गए। गांव में बिजली आ गई और खेतों की ट्यूबवेलों से भी होने लगी थी। इस सब के साथ ही गांव में प्रजातंत्र भी आ गया था, क्योंकि लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया था। अब दिल्ली और लखनऊ तक की सत्ताओं को चुनने में इस गांव के लोगों की भागीदारी हो गई थी। सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि गांव की सारी समस्याओं के लोग की भागीदारी हो गई थी। सबसे बड़ी बात तो यह हुई थी कि गांव की सारी समस्याओं को सुलझाने में और गांव का सम्यक विकास करने के लिए ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत की स्थापना हो गई थी। इसका निर्माण भी चुनाव द्वारा ही होने लगा। समतावादी समाज की स्थापना की दिशा में गांव निरंतर बढ़ने लगा था। आज़ादी मिलने के बाद जब पहली बार ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ तो लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आया, पर रामेंद्र का मुखिया इस सारे बदलाव को समझ रहा था। गांव पंचायतों के चुनाव से पहले उस गांव के सभी प्रभावशाली लोगों को इकट्ठा किया और उनके सामने सीधा सवाल रख दिया, भाइयों बोलो, तुम लोग अपना प्रधान किसे चुनना चाहते हो? मेरी तो तुम लोगों के ने से एक ही अर्ज है कि प्रधान और पंचों का चुनाव सब लोग मिलजुल कर लो, ताकि गांव में आपसी प्यार बना रहे। सभा में सन्नाटा छा गया। इस सवाल का जवाब लेकर गांव वाले मुखिया के पास नहीं आए थे। उनके लिए तो यह पहला ही नहीं अजीब सा अनुभव था। फिर भी मुखिया के हम उम्र मुँह लग गए दोस्त सुमेरा पंडित ने मौन तोड़ा। भाई मुखिया, हमारे तो ख्याल है कि या प्रधानी है
ए तुम ही समारो। ना भी पंडित जी अब अपने बुढ़ियात में यह झंझट मोल नहीं लेना चाहता, मुखिया ने स्पष्ट किया। सभा में खुसर पुसर हुई। आखिर सुमेरा पंडित ने घोषणा सी ही कर दी। तो मुखिया ऐसा करो कि प्रधानगी की पागे अपने छोरा राम सिंह के सिर पे धर दो। ये काम तो मुखिया तुम्हारे ही हाथंते होने हैं। मैं कौन होता हूँ राम सिंह को प्रधान बनाने वाला? यह फैसला तो सारे गांव का करेगा। अब तो भैया चुनाव का मामला है, तुम लोग जिसे चाहो अपना प्रधान बनाओ, मुखिया ने पूरी संजीदगी से कहा। सभा में फिर कानाफूसी हुई और कुछ क्षण बाद ही सुमेरा पंडित ने फिर घोषणा ही कर दी। मुखिया, हम सबकी इच्छा है कि गांव की प्रधानी राम सिंह ए ई दी जाए। जो भाई तुम सब लोग राजी हो ना? सुमेरा ने सभा में सवाल उछाला। सबने सुमेरा की हाँ में हाँ मिला दी। किसी और से भी एतराज नहीं हुआ। और मुखिया ने सबके सामने अपनी बात कही। देखो भाई, मेरी तो एक ही इच्छा है कि प्रधान कोई भी बने, पर गांव में आपसी प्यार मोहब्बत बनी रहे। तुम सब लोग राम सिंह को प्रधान बनाना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा इस मामले में किसी पर कोई दबाव नहीं है। मेरी तो एक ही शिकायत रहेगी कि इस मामले को लेकर गांव में किसी प्रकार का वैर विरोध न हो। और वाकई इस चुनाव को लेकर रामेनर में किसी प्रकार का वैर विरोध नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव के दिन औपचारिक रूप से राम सिंह को निर्विरोध प्रधान चुन लिया गया। सारे पंच भी मुखिया इस इच्छा अनुसार निर्विरोध ही चुने गए। 2 चमारों को भी पंच चुना गया। समतावादी समाज के निर्माण की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम था। पंचायत में बहुत मत तो ब्राह्मण ठाकुर पंचों का ही था, पर हुआ यह कि रामेनर की सत्ता प्रजातांत्रिक तरीके से मुखिया के हाथ से निकलकर उसके पुत्र राम सिंह के हाथ में आ गई। मुखिया ने गांव वालों को यह भी बताया कि जिला स्तर पर निर्विरोध चुनाव कराने के कारण उनके गांव की बहुत प्रशंसा हुई है। उनके गांव का नाम पंडित नेहरू तक गया है। इस बात से रामेनर के गांव लोग बहुत प्रसन्न हुए। प्रयत्न। रामेनर गांव की आबादी में विचित्र किस्म का समीकरण था। ठाकुर और ब्राह्मणों की आबादी बराबर बराबर थी, लेकिन चमारों की आबादी ब्राह्मण ठाकुरों की आबादी से कहीं ज़्यादा थी। एक घर कोसियों का तो 2 घर भाटों के, एक घर नट का तो एक घर भंगी का। पर अगर इस सारी जातियों की आबादी भी ब्राह्मण ठाकुरों के साथ मिला दी जाए तो भी चमारों की आबादी ही ज़्यादा बैठती थी। प्रजातंत्र के गणित के हिसाब से चमारों की वोट शक्ति गांव में सबसे ज़्यादा थी। इस तथ्य की ओर चमारों का कभी ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि ठाकुरों को सामने उनकी हैसियत टहला से अधिक नहीं थी। भले ही कई चमारों के पास न जमीन की कमी थी और न उनकी आर्थिक स्थिति ही किसी तरह कमज़ोर थी। गांव में प्राइमरी स्कूल खुल गया। इमारत के नाम पर पंचायत की कच्ची ईंटों को कोठरी बनवा दी। कोठरी के आगे एक छप्पर डलवा दिया गया। उसके सामने की खाली जमीन के चारों ओर मिट्टी की ढेरी से घेरा बाड़ा बाड़ा बना दिया गया, जिसमें गांव के बच्चे दिन भर हुड़दंग मचाते थे। राम सिंह ने स्कूल में अपने ही गुर्गे दयाराम को नियुक्त करवा दिया था, जो स्कूल में अक्सर नहीं आता था। स्कूल की यह इमारत डाकखाने के काम भी आती थी और दयाराम भी ही मास्टरी के साथ साथ अस्थायी तौर पर डाकखाने का काम भी देखता था, जिसके एवज में उसे अलाउंस मिलता था। यह व्यवस्था भी उसके लिए राम सिंह ने ही कराई थी। दयाराम स्वभाव से उद्दंड और छोटी छोटी बातों पर भी लड़ने झगड़ने को तैयार रहता था, और वह हर मसले पर प्रधान का साथ देता था। जिस दिन वह स्कूल आ जाता था, बच्चों की सामत आ जाती थी। वह उन्हें जमकर पीटता था और बच्चों के दिमाग में यह बिठाता था कि गुरु की चोट तो विद्या की पोट है। यह गाँव के बच्चे का सौभाग्य ही था कि उन्हें ज्ञान की इस पोट का स्वाद दयाराम के आने के कारण कम ही चखना पड़ता है, क्योंकि वो कम स्कूल आता था इसीलिए। पर स्कूल ने गांव में ज्ञान का प्रसार नहीं के बराबर किया।
रामेनर में पहला आश्चर्य यह हुआ कि गांव के दो युवक बलवीर और महेंद्र, इन दोनों के नाम याद रखने हैं, दोनों भाई दिल्ली में जाकर नौकरी लग गए थे। सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कुछ पढ़ लिख गए थे। गांव में उनके लिए सिवाय एक कच्चे मकान के कुछ भी नहीं था। जाति से ब्राह्मण थे, पर उनका बाप आत्मसम्मान से जीने वाला आदमी था। इसीलिए गांव के मुखिया से उसकी कभी नहीं पटी। वह जब तब मुखिया का विरोध भी करने लगा तो मुखिया ने उसे जमीन से बेदखल कर दिया और उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। पुलिस ने उसे बेचारे की कोई मदद नहीं की। उसने उच्च अधिकारियों तक खूब दौड़ धूप की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। एक दिन उसकी लाश गांव से थोड़ी दूर बहने लगी नहर की पटरी पर पाई गई। चर्चा तो यह रही कि वह दिशा मैदान के लिए गया था कि उसका हार्ट फेल हो गया। सब जानते थे कि उसे मुखिया के लोगों ने ही मारा था, पर इस बात को कहने वाला कोई नहीं था। बलवीर और महेंद्र अनाथ हो गए थे। उनकी माँ तो पहले ही गुजर चुकी थी। गांव में उनका कोई था ही नहीं। इसीलिए उनका मामा उन्हें दिल्ली लिवा ले गया, जिसने उन दोनों को सरकारी दफ्तर में चपरासी के पद पर चिपका दिया। वे दोनों गाहे बगाहे गांव आते थे और अपने कच्चे मकान की मरम्मत करा जाते थे। उन दोनों के मन में मुखिया के प्रति गहरा आक्रोश था। अब उनकी समझ में यह भी आ गया था कि वे पूरे गांव का शोषण करता आ रहा है। अब आकर उनकी समझ में आ गया था कि ग्राम पंचायतों के पहले चुनावों में राम सिंह का प्रधान चुना जाना आकस्मिक ना होकर मुखिया की योजना का ही नतीजा था। दिल्ली में रहते हुए उनकी समझ में यह आ गया था कि यदि गांव के सारे चमारों को संगठित कर दिया जाए तो मुखिया परिवार की चुनौती दी जा सकती है। वोटों का समीकरण ही ऐसा था कि सारे चमार मत एक व्यक्ति के पक्ष में पड़ जाएं तो उसकी जीत निश्चित है। वे दिल्ली में रहते हुए अपनी योजना पर विचार करते रहे और अगले पंचायत चुनावों में किसी चमार को प्रधान के पद पर प्रत्याशी बनाने का सपना देखते रहे। उन्होंने दिल्ली में अपने आप यह भी तय कर लिया था कि वे फगना को प्रधान का पद प्रत्याशी बनाएंगे। फगना थोड़ा सा पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। दूसरे, आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण चमारों पर उसका असर भी था। ग्राम पंचायतों के चुनावों की घोषणा हुई तो बलवीर और महेंद्र गांव आए। उन्होंने अकेले में फगना से बात की, फगना, अगर तुम सारे चमारों को एक कर लो तो प्रधान का चुनाव आसानी से जीत सकते हो। तुम इन बामन ठाकुरों को से किस मामले में कम हो? हम लोग खुलकर तुम्हारा साथ देंगे। बलवीर ने फरगना को समझाया, देखो फगना, हम लोग तो बाहर रहते हैं, हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं है, पर हम यह चाहते हैं कि बामन ठाकुरों को अपनी औकात का पता चल जाए और मुखिया जीते जी अपनी मौत देख ले। तुमसे यह भी छिपा नहीं है कि राम सिंह शोषण तो तुम लोगों का करता है और लाभ अपने लोगों को पहुंचाता है। महेंद्र ने बात आगे सरकाई। फगना को लगा कि इन लोगों की बातों में दम है। अब तो लड़ाई वोट की है। अगर सारे चमार एक हो जाते हैं तो राम सिंह को हराया जा सकता है। उसे लगा कि गणित से वह रामेंद्र का प्रधान बन सकता है। उसने एक नया सपना देखना शुरू कर दिया। उसने सारे चमारों को धीरे धीरे टटोला तो पाया कि चमारों में एक होकर चुनाव लड़ने का उत्साह है। वे मुखिया और राम सिंह अत्याचारों से बेजार हैं। बस सब चमारों ने मिलकर फगना को प्रधान के चुनाव लड़ने का आह्वान कर दिया। बलवीर और महेंद्र तो उनके साथ थे ही। स्वयं फगना को लगा कि चमारों के एक नया जोश आ गया है और रामेनर की प्रधानता को सेहरा उसके बंधन में अब ज़्यादा देर नहीं है। जब मुखिया और ब्राह्मण ठाकुरों को इस योजना का पता चला तो उन्हें बलवीर और महेंद्र पर बहुत गुस्सा आया। मुखिया ने इन दोनों को बुलवाया पर वे नहीं आए। आखिर मुखिया के साथ ब्राह्मण ठाकुरों के कुछ मोतबर लोगों के ही उनके पास आए। भाई, तुम लोग ये क्या जुल्म कर रहे हो? मुखिया ने पूछा। जुल्म तो बापा आप करते हुए आ रहे हैं। हम लोग तो गांव में चितना
जगाना चाहते हैं ताकि लोग अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। बलवीर ने निर्भीक स्वर में कहा, तो भैया ससुर चमारा इन चांद पे बैठाएं ते जुल्म बंद हो जाएगा का। सुमेरा पंडित ने जैसे ललकारा, चांद पर कौन किसे बिठाता है, यह तो समानता का जमाना है ताऊ। महेंद्र ने सहज भाव से कहा, हाँ तो चमार में ही मिल जाओ। सुमेरा गुस्से में था। देखो ताऊ, हम आपसे कुछ नहीं कहते, आज तक आपने हमारी क्या मदद की है, पर जो आपको ठीक लगे आप करो, जो हमें ठीक लगेगा हम करेंगे। बलवीर ने साफ साफ कह दिया। मुखिया को उनसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं बताऊं हमें क्या ठीक लगता है, मास्टर दयाराम ने तेज में आकर कहा। पर राम सिंह इस नाजुक स्थिति को समझ रहा था, इसलिए उसने दयाराम को चुप कर दिया। राम सिंह बहुत विनम्र होकर बोला, भैया तुम लोग गांव में फांक क्यों डाल रहे हो, तुम ये आग मत लगाओ, वरना चमारों का क्या हिम्मत है। हम लोग उनमें हिम्मत ही तो पैदा करना चाहते हैं ताकि वे आप लोगों को अन्याय को मुंह तोड़ उत्तर दे सके। महेंद्र भी अकड़ गया, पर उसकी ज़रूरत क्या है, तुम लोगों से कोई बाहर हूँ क्या, मैंने तुम्हारी किसी काम के लिए मना किया है क्या। राम सिंह का स्वर अभी भी सदा हुआ था। कोई काम तो बताओ, कहो तो एक प्लाट अलॉट कर दूं। हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, दोनों ने टका सा जवाब दे दिया। तो हम भी देखते हैं तुम गांव में कैसे रहते हो, दयाराम ने धमकी दी। पर मुखिया और राम सिंह दोनों ही शांत थे। वे किसी तरह एक का झगड़ा इस स्तर पर करना नहीं चाहते थे। ब्राह्मण ठाकुरों ने बलवीर और महेंद्र को खूब धमकाया, समझाया और लालच भी दिया, पर वे दोनों न तो धमकियों से डरे न ही किसी लालच में फंसे। अंत में मुखिया ने गंभीर होकर कहा, भाई तुम लोग हमारी बात तो मान जाओ तो अच्छा है, वरना सुन लो, चुनाव तो राम सिंह ही जीतेगा। फिर बाबा हमसे बात ही क्यों करते हैं। महेंद्र ने जैसे ललकारा, या लाइया भैया कि तुम बामन के बेटे हो, और नहीं ता तुम जैसे टका में 50 मिले हैं। पृथ्वी सिंह ने चीख कर कहा, यह तो चुनाव का नतीजा ही बताएगा, कहकर बलवीर हंस पड़ा। तो लिख ले मामा, प्रधान या तो गांव का राम सिंह ही बनेंगे। बन्नी ठाकुर पूरी तरह बिफर पड़ा, तुम पर बने सो कलीजो, हम तो अपने मान के समझा रहे हैं, यानी कि तुमसे जो बन पड़े वो कर लेना। और वे ससुर पिनपिना रहे हैं, 4 आंख कहाँ पढ़ी लिए आप कट्टर ई समझने लगे। प्रधान जी कहो तो इन दोनों ने चुनाव का नतीजा हम बताई दे। दयाराम ने पूरा जोर देकर कहा, पर मुखिया ने सबको चुपचाप चल देने के लिए ही कह दिया। सब उठकर चल गए। इस घटना से फगना जैसे समारोह में बलवीर और महेंद्र के प्रति सम्मान और गहरा हो गया तथा चुनाव के प्रति उन लोगों को उत्साह हिलोरे लेने लगा। दूसरी ओर ब्राह्मण ठाकुर की तरफ से राम सिंह की उम्मीदवारी ने अपने आप ही पक्की हो गई। बलवीर और महेंद्र फगना का साथ लेकर चमारों के एकजुट करने में लग गए, पर यह काम बहुत सरल नहीं था। चमारों में भी 2 वर्ग थे। पहले वर्ग में वे चमार थे जिनके पास अपनी जमीनें थी और वे आर्थिक रूप से संपन्न थे। वे ब्राह्मण ठाकुरों के बराबर काश्तकार थे। जबकि दूसरे वर्ग में वे चमार थे जिनका पैसा मजदूरी था। भूमिहीन होने के कारण ये लोग संपन्न ब्राह्मण ठाकुरों के खेतों पर मजदूरी कर पेट पालते थे। इस वर्ग के चमार रोजी रोटी के लिए ब्राह्मण ठाकुरों पर आश्रित थे। मुखिया ने इस तबके के चमारों को एक एक करके अपना पास बुलाया, धमकाया और मजदूरी न देने की चेतावनी दी। मुखिया के साथ अन्य ब्राह्मण ठाकुरों ने भी उनसे साफ साफ कह दिया कि अगर राम सिंह को वोट न दिए तो उन्हें घास खोदने तक के लिए खेतों में नहीं घुसने दिया जाएगा, और अगर कहीं राम सिंह चुनाव में हार गया तो उन्हें गांव में नहीं रहने दिया जाएगा। ये आधारहीन लोग डर के मारे सहम गए। इसके प्रतिनिधि रूप में बदले ने गिड़गिड़ा कर कहा, मुखिया जी
हम तो तुम्ही लोगों की दही रोटी खाए, पर रहने था हमें चमारन में ही है। हम वोट तो प्रधान जी ए देंगे, पर हमें चुप ही रहने दे आओ। मुखिया इन लोगों की इस मजबूरी को समझता था, इसलिए उसने उन्हें आश्वस्त किया, हम तो तुम्हारा वोटों से मतलब है। तुम तो चमारों को यह भी जाहिर मत होने दो कि तुम लोग हमारे साथ हो, पर यह ध्यान रखना कि अगर दगा की तो उसका नतीजा बुरा होगा। मुखिया जी तुम निशा खातर रहो, कोई दगा नहीं होएगी, बदले ने कहा। वाकई इस वर्ग के लोग दिखावे में फगना के साथ रहे। बीच बीच में हर ज्ञान जरूर ऐसे लोगों को मजाक मजाक से ही उधेड़ देता था, कहीं धोखा मत दे जाइए, ससुरा जात का सवाल है। ये लोग भीतर से डर जाते थे, पर जाहिर तौर पर अकड़ कर कह देते थे, हम बामन ठाकुर के दही बेजर खाएं जो जाति के संग दगा करेंगे। तनाव का दिन था, चमारों में पूरा जोश था। बलवीर और महेंद्र उनके हीरो थे। चुनाव हो गया, गणना हुई तो राम सिंह ने फगना को काफ़ी मतों से पराजित किया। जाहिर था कि सारे चमारों के वोट फगना को नहीं मिले। फगना बहुत निराश हुआ, पर उससे ज़्यादा निराश बलवीर और महेंद्र हुए। वे अब कहीं भी कर भी क्या सकते थे। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद रात को मुखिया ने बलवीर और महेंद्र को अपने पास बुलाया। अपराज्य ने दोनों को झकझोर दिया था, इसीलिए वे दोनों मुखिया के पास चले भी गए। मुखिया ने उन्हें संजीदगी के साथ समझाया, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुमने कोशिश कर ली और नतीजा देख लिया। तुमसे यही कहना है कि समझदारी से काम लो। हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताना। राम सिंह के चेहरे पर विजय का उल्लास झलक रहा था। कर लिया सारे चमारों को एक, अब बैठा उन्हीं की गोद में। बलवीर और महेंद्र अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। कमबख्त चमारों ने ही धोखा दे दिया। वे कुछ भी कह पाने में के लायक नहीं रहे। फिर भी महेंद्र हिम्मत बांधकर बोला, हम लोग अभी निराश नहीं हुए हैं। यह कोई आखिरी चुनाव तो नहीं था। तुम्हारे लिए तो आखिरी चुनाव ही समझो। दयाराम ने उन्हें धमकाया। यह तो वक्त ही बताएगा। चलते चलते महेंद्र कह गया, वह भी अब दूर नहीं है। दयाराम जोर से हंस पड़ा। रात को फगना बलवीर और महेंद्र के पास आ गया। वह तो जैसे टूट ही गया था, पर दोनों भाइयों ने उसे धीरज बंधा। बलवीर ने जैसे उसे गुरु ज्ञान दिया, यह तो होना ही था। फगना, तुम्हारे आदमियों की भी मजबूरी थी, तभी वे तुम्हारे खिलाफ गए, पर दुखी मत हो, हिम्मत मत हारो। हमारा काम तो अन्याय से लड़ते रहने का है। एक दिन जरूर कामयाब होंगे। यह तो शुरुआत हुई है। यह मत सोचना कि वे जीत गए तो वे सुरक्षित हैं। वे डर गए हैं क्योंकि तुमने उन्हें पहली बार चुनौती दी है। उन्हें भी लग गया है कि अगली लड़ाई बहुत कठिन होगी। तुम्हारा काम तो अब यही है कि सब कुछ भूलकर अगले चुनावों तक चमारों को संगठित करो, उनमें आत्मविश्वास पैदा करो। अगले चुनाव में हम जरूर जीतेंगे। पर उसी रात बलवीर और महेंद्र के कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा। सुबह दोनों उठ भी नहीं सके। फगना और कुछ चमार उन्हें बैलगाड़ी में डालकर जेवर ले गए। वे लोग थाने में गए, पर थानेदार ने कहा कि मारपीट का साधारण सी वारदात की क्या रिपोर्ट लिखाई जाए। उसने न केवल रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, बल्कि इन लोगों को धमकाया भी। वे लोग जेवर में मरहम पट्टी करा और दवा लेकर वहीं से दिल्ली चले गए। काफ़ी दिनों तक बलवीर और महेंद्र के गांव की ओर मुंह भी नहीं किया। पर इस चुनाव में रामेनर में एक नई सुगबुगाहट पैदा कर दी। ब्राह्मण और ब्राह्मण हो गए, ठाकुर और ठाकुर हो गए। ब्राह्मण ठाकुर गठबंधन और ज़्यादा मजबूत हो गया। उधर चमार भी और अधिक चमार हो गए और उनमें एक नई शक्ति का संचार हुआ। समतावादी समाज की ओर रामेनर बढ़ने लगा। ठीक है भाई, कल हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। प्राप्त आशा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार। इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद है।